हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम देखेंगे भारत के संविधान के विकास के बारे में। अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वे पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ के शासन प्रशासन को सही ढंग से और अपने अनुसार चलाने के लिए समय समय पर अनेक नियम और कानून लेकर के आते हैं। वही भारत के संविधान के विकास का आधार बनता है। तो इस लेसन में हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत को आज़ादी मिलने तक जो भी उनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया है, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, सारी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशन को एनालाइज किया, जैसे रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, दरोगा एग्जामिनेशंस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, और उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं सारे को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो इस लेसन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक तथ्य आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी होता है क्या। तो देखिए, इंग्लैंड में बहुत सारे व्यापारियों द्वारा मिल करके एक कंपनी बनाया गया, उसी को बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में हुआ। जिस समय स्थापना हुआ उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उनके द्वारा एक चार्टर जारी किया गया, मतलब आज्ञा पत्र जारी किया गया और बोला गया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर पूर्वी देश क्या होता है, तो चलिए पूर्वी देश को समझने का प्रयास करते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है। ए क्या है? एशिया है। ए क्या है? अफ्रीका है। ये यूरोप है। अब देखिए, यहाँ पर कहीं इंग्लैंड है। इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो भी बोलूँगा सबका मतलब लगभग एक ही होता है। चलिए, तो देखिए, आपने इस तरह से ज़रूर पढ़ा होगा, इधर ईस्ट होता है पूरब, इधर वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तो देखिए, तो इस लाइन के पूरब साइड में जितना देश है उसको बोलते हैं पूर्वी देश। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए ही। लेकिन इससे पहले एक और जो क्वेश्चन बीपीएससी 63rd प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब इंग्लैंड में स्थापना हुआ था उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक अकबर था। देखिए, अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी तक रहा है। कब तक रहा है? 1605 ईस्वी तक रहा है। इस कारण से जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ इंग्लैंड में, उस समय भारत का शासक अकबर था। अब यहाँ पर व्यापार करने आए, व्यापारिक गतिविधि में संलग्न थे, बहुत सारा फायदा भी कमा रहे थे, लाभ भी कमा रहे थे। भारत पर उस समय शासन था औरंगजेब का। 1707 तक औरंगजेब का शासन था। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे इसका मृत्यु हुआ औरंगजेब का 1707 में, तो जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे हुए था, अलग अलग क्षेत्र के राजा महाराजा अलग होना शुरू हो गए और भारत क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। और जब टुकड़ों में बंट गया और सब आपस में लड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में सबको आपस में लड़ा कर अंग्रेज क्या किए? पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू किए। इसमें जो महत्वपूर्ण सफलता मिलता है वो मिलता है प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिलता है बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में होता है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाता है इलाहाबाद की संधि के तहत। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। दीवानी अधिकार मिल जाता है। अब क्या होता है? लगभग पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए अब क्या करेंगे? अलग अलग तरह के एक्ट और अधिनियम लेके आएंगे। उसमें जो सबसे पहला प्रयास किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना। मतलब इसके तहत पहली बार ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया। जैसे देखिए, हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था व्यापार करने आया, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया? क्षेत्र को जीतने लगा, भारतीय क्षेत्र को जीतने लगा। तब क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने की शुरुआत किया गया। तो क्वेश्चन कभी आएगा कि पहली बार ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी पर किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
साथ ही क्या किया गया कि उसमें भारत में मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी या 3 प्रांत था। एक था मुंबई, एक मद्रास था, एक बंगाल था। क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ समझते हैं। ये तत्कालीन उस समय का भारत का मैप है। ये पूरे एरिया को बोलते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, नीचे वाला एरिया इसको बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, और इस एरिया को बोलते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी। तब बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझिएगा, बंगाल के जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय वारेन हेस्टिंग था। तो इसी को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था। लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा, यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो गया, तो आपका वारेन हेस्टिंग हो गया। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय बंगाल का गवर्नर था वही बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग हो गया। चलिए, अब क्या हो गया, चूंकि अब मान लेते हैं कि ये क्या था, ऐसे था, इंडिया था। सॉरी, एक बार फिर से इसको मैप को ड्रा कर लेते हैं। अब क्या है, चूंकि यहाँ के क्षेत्र और यहाँ के क्षेत्र को इसके अधीन कर दिया गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो गवर्नर होगा उसका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा, इससे सहायता के लिए एक परिषद बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल का परिषद। क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल का परिषद। तो गवर्नर जनरल का परिषद बनाया गया, उसमें 4 सदस्य नियुक्त किया गया। तो 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना किया गया। अब यहाँ पर समझने की बात एक और है। देखिए, चूंकि क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो बम्बई है, मद्रास है, ये दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया जा रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत हो रहा है। केंद्रीकरण का मतलब ये हो रहा है कि सारे शक्ति को एक जगह केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का शुरुआत कब से हुआ या केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कब से हुआ, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्या है कि एक बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको निवेशक मंडल बोलते हैं, एक कंपनी में पैसा निवेश करता है, वो बनाया गया। और एक जो महत्वपूर्ण कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ताकि कंपनी को नियंत्रित कर सके, कंपनी की गतिविधि पर नजर रख सके। ठीक है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसका काम क्या था कि भारत में जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला है उसको ब्रिटिश सरकार को समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराते रहना। साथ ही एक महत्वपूर्ण काम यह भी किया गया कि कोलकाता, जिसको पहले फोर्ट विलियम कहा जाता था, कोलकाता को पहले क्या कहा जाता था, फोर्ट विलियम, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही स्थापना किया गया, लेकिन 1 साल बाद किया गया। यह किया गया 1774 में किया गया। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि भारतीय लोगों से कोई उपहार नहीं ले सकते हैं, कोई रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर इसको समझने का प्रयास करें तो क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत किया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिस कारण से बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग बन गया। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना किया गया। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यवहार नहीं कर सकते हैं, साथ ही भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए 1773 के एक्ट में जो भी कमी रह गया था उसी को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रहता है। मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट रहता है। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके
कि कोलकाता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि और कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इससे बस यही क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, बहुत आसान है याद करना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसके बाद 1781 में क्या आता है? तो आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद 1784 में आता है, तो वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। पहले नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नियंत्रण को और बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही यहाँ पर पहली बार क्या किया है, कंपनी के जो भी अधिकृत प्रदेश है उसको बोला गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कंपनी के अधिकृत प्रदेश को पहली बार कब बोला गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश? तो यह बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। साथ ही जो 1773 में गवर्नर जनरल के परिषद में 4 संख्या था सदस्यों की, उसको घटा करके 3 कर दिया गया। और एक यहाँ महत्वपूर्ण चीज किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। तो देखिए जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका अब काम रह गया सिर्फ व्यापारिक मामला को देखना, व्यापार से संबंधित जो भी मामला होगा उसको देखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम हो गया जो भी राजनीतिक मामला रहेगा, कहाँ क्षेत्र जीतना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये भी काम करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा, मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। तो आप यहाँ से 2 चीज़ देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है, राजनीतिक मामला को देख रहा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है? व्यापारिक मामला को देख रहा है। तो यहाँ से दोहरी शासन प्रणाली आपको दिखाई दे रहा है। तो यही से आ जाएगा कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया, मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पर, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, इसको 1858 के जब एक्ट आता है उसके तहत क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप यहाँ इसको रिलेट कर सके। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है इसको 1858 में क्या किया कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो देखिए 1793 का चार्टर एक्ट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, उससे कर्मचारी के वेतन इत्यादि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किया गया। मतलब देखिए यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है तो इसके जो अधिकारी रहेंगे, सदस्य रहेंगे, जो कर्मचारी रहेंगे, सबको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा। तो इसमें इतना ही था। चलिए अब उसके बाद क्या आता है? 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल क्या क्या देखे हैं? तो हम देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या देखें? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखें 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखे। उसके बाद फिर क्या देखें? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखे। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट देख लिया था। 4 उधर हो गया। अब इसको याद करना बड़ा आसान है। ये 20-20 साल के बाद आएगा। कितना साल के बाद आएगा? 20-20 साल के बाद ये एक्ट अब आएगा। तो 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए इसमें क्या किया गया? कंपनी से भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को छीन लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए क्या कर रहा था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कौन कर रहा था? कंपनी कर रहा था, लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। अब जब कंपनी को लाभ हो रहा था तो यहाँ जो इंग्लैंड में जो भी व्यापारी थे उनको भी लगता था कि हम भारत के साथ व्यापार करें और हम भी उस लाभ को अपने, मतलब हम भी उस लाभ से फायदा कमा सके, मतलब हम भी उस लाभ का भागीदार हो सके। इस कारण से वहाँ पर दबाव डाला जा रहा था। इस कारण से क्या किया गया? बोला गया कि व्यापार का जो एक अधिकार है छीन लिया गया। अब बोला कि सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय और चीन के व्यापार जो है अभी कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। इसको फिर से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी से क्या किया गया कि जो व्यापार पर पहले एक अधिकार का मतलब होता है सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी भारत के साथ, तो यह एक अधिकार को समाप्त कर लिया गया। धीरे से क्या किया गया कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों को बोला कि आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ पर अभी भी क्या है? कंपनी का ही एक अधिकार है। एक है चाय के साथ व्यापार कौन सिर्फ कर सकता है? अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है। और चीन के साथ, चीन एक देश है, उसके साथ भी व्यापार सिर्फ कौन कर सकता है? तो उसके साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही कर सकता है। ठीक है, चलिए। और साथ ही एक और प्रावधान किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया गया। साथ ही यह किया गया एक प्रावधान कि ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी।
ठीक है, ताकि यहाँ के लोग जो है शिक्षित हो सके और कंपनी के प्रशासन में थोड़ा सा मदद कर सके। ठीक है, ये बात है। देखिए एक और मकसद रहता है, कंपनी शिक्षा पर इसलिए खर्च करना चाहते थे ताकि यहाँ के लोग को ये लगे कि हमारे भला के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, लेकिन यह बहुत बाद में खर्च किया गया था, बहुत दिन तक ये लटका रहा प्रावधान ऐसे ही। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं क्या क्या देखें 1813 के चार्टर एक्ट में कि व्यापार पर जो एकाधिकार कंपनी का बना था वो समाप्त कर लिया गया, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया भारतीय व्यापार, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गया और कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब 1813 के बाद फिर कब आएगा, 20 साल बाद, तो 20 साल बाद कब आएगा, 1833 में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, तो जो चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था वो सिर्फ कंपनी को ही था, यहाँ पर वो भी समाप्त कर दिया गया। क्या था, पहले दो ही चीज़ का प्रावधान था, मतलब कि जिस पर कंपनी का एक अधिकार बना हुआ था वो था चाय और चीन के साथ व्यापार। तो अब क्या क्या दिया गया, ये भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब पूरे जो है ब्रिटिश व्यापारी चाय के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं और भारत का पूरी तरह व्यापार कर सकते हैं। तो अब क्या कर दिया गया कि कंपनी जो था उसका व्यापारिक जो अधिकार था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अब चूंकि यह व्यापारिक अधिकार इसको समाप्त कर दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया गया प्रशासनिक निकाय। इसका काम सिर्फ यह रह गया कि भारत में प्रशासन के मामले को देखे, इसका काम सिर्फ रह गया प्रशासनिक मामले को देखना, तो प्रशासनिक निकाय बन गया। अब क्या है, कंपनी के ऊपर जो कर्ज था उसकी जिम्मेवारी कौन ले लिया, भारत सरकार ले लिया। कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है उसकी जिम्मेवारी कौन ले लिया, भारत सरकार अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, साथ ही एक और प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी हम लोग देख रहे थे कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम लोग देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखे थे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, और यहाँ पर अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो देखिए उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग था गवर्नर जनरल, तो इस कारण से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। और चूंकि गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इस कारण से लॉर्ड विलियम बेटिंग ही क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या किया गया कि जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक और प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल मतलब भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार कर सकता है, एक ही बजट तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1773 में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का शुरुआत हुआ था, यहाँ पर उसको और मजबूत कर दिया गया, यहाँ पर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को और मजबूती मिला। साथ ही यहाँ पर एक और क्या काम किया गया कि विधि आयोग का गठन किया गया, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। देखिए इस विधि आयोग का मकसद यह था कि भारत के जो भी कानून है, नियम है, उसको वर्गीकरण करें और उसको उसी के आधार पर भारत में फिर क्या किया जाएगा, शासन प्रशासन चलाया जाएगा। तो मतलब समझिए कि विधि आयोग का गठन किया गया भारत के कानून को उसको सही तरीके से वर्गीकरण करने के लिए। चलिए अब उसके बाद क्या किया गया, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, मतलब दास प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही। लेकिन इसको पूरी तरह समाप्त कब किया गया, 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के तहत दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और किसके द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो लॉर्ड एलन बरो द्वारा 1843 में। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, साथ ही एक और प्रावधान किया गया कि जो कंपनी था, मतलब कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पद होता था, पहले क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वही क्या करता था, कंपनी के पद को भरता था। जनरली कंपनी का पद जो भी भरा जाता था वो समझिए कि स्वामी भक्ति के आधार पर होता था, जो ज़्यादा चापलूसी कर रहा उसी को भर्ती किया जाता था, साथ ही भारतीयों को भर्ती नहीं किया जाता था। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी के लिए खोल दिया जाए, सभी के लिए क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, यहाँ पर भारतीयों की भी नियुक्ति हो। ऐसा प्रावधान करने की बात किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भारी विरोध किया गया, इसलिए क्या कर दिया गया, प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पर प्रयास यह किया गया कि खुली प्रतियोगिता करवाया जाए, एग्जाम के आधार पर पद को भरा जाए, इससे टैलेंटेड लोग आएंगे। लेकिन कंपनी द्वारा
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, तो अब अगला जो एक्ट आएगा उसमें फिर देखेंगे क्या कि उसमें खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे विकास हो रहा है, अगला बार कुछ सुधार हो रहा है, अगला बार कुछ सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1813 के बाद 20 साल बाद 1833 में आया, और इसके 20 साल बाद फिर कब आएगा, 1853 में एक्ट आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दिया गया। मतलब वही जो कंपनी का जो पद है सभी के लिए खोल दिया गया, और उसके लिए खुली प्रतियोगिता मतलब ओपन एग्जाम कंडक्ट किया जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए कब खोल दिया गया या सभी के लिए कब से ओपन एग्जाम होने लगा। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और देखिए यह जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, उसको बोलते हैं भारतीय सिविल सेवा समिति। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में उसने सिफारिश किया था कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर पद भरा जाए ताकि टैलेंटेड लोग यहाँ पर आ सके। ठीक है, चलिए और अगला एक और घोषणा किया गया कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी का शासन समाप्त कर सकता है। देखिए अभी हम लोग क्या देख चुके हैं कि पहले क्या किया गया 1813 एक्ट के तहत कि कंपनी जो व्यापार भारत में था सभी के लिए खोल दिया गया। उसके बाद फिर 1833 में क्या देखे कि पूरी तरीके से कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और यहाँ 1853 में क्या देख रहे हैं, यह बोला जा रहा है कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अब आगे वाला एक्ट आएगा उसमें देखेंगे कि कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर हुआ कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। मतलब केंद्र में छोटे स्तर पर विधानसभा की शुरुआत हुआ। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्र में विधानसभा की शुरुआत हुआ, तो यह था 1853 का चार्टर एक्ट। इसी को बोलते हैं संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है 1857 में होता है सिपाही विद्रोह। क्या होता है, सिपाही विद्रोह। और भारत का शासन जो अंग्रेज के हाथों में था लगभग क्या होता है अंग्रेज से छीन लिया जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कि बाद में अंग्रेज ही बिजी हो जाते हैं, अंग्रेज को ही जीत मिलता है। लेकिन समझिए कि बहुत बड़ा उसको धक्का लगता है अंग्रेजों को। तो अंग्रेज को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हमको शासन पर शासन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है 1857 के बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अभी हम लोग सिर्फ एक एक्ट देख रहे थे, चार्टर एक्ट देख रहे थे, और अब जितना भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर ये हो जाना चाहिए कि देखिए 1773 से लेकर के 1853 तक जो भी कानून बन के आया उसको बोला गया चार्टर एक्ट बोला गया। लेकिन 1858 के बाद जो भी कानून बनेगा, जो भी यहाँ पर चीज़ आएगा उसको बोलेंगे अधिनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। तो 1858 में क्या आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है, भारत शासन अधिनियम। इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था किस अधिनियम को बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। तो इसको बोलते हैं 1858 के शासन को गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि पहले कंपनी शासन कर रहा था, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर 1853 में क्या घोषणा किया गया था कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ब्रिटिश संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह बोला गया कि आप भारत का शासन सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अब करेंगे तो सही से शासन करेंगे। तो इसी के लिए बोला गया गुड गवर्नेंस एक्ट बोला गया। इसमें क्या किया गया है, कंपनी के शासन की समाप्ति कर दिया गया, और जो भारत का शासन था ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया। देखिए ब्रिटिश संसद दे या ब्रिटिश ताज दे, ब्रिटिश क्राउन दे, ब्रिटिश को महारानी दे, सब एक ही बात होता है। तो भारत का शासन किसको दे दिया गया, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया। साथ ही यहाँ पर एक और प्रावधान किया गया कि जो पहले गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के पद के जगह पर अब वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय। हालांकि देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, वायसराय बोला गया। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इस तरह से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब प्रथम वायसराय भी कौन हो जाएगा भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए, और हमने बताया था आपको कि 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोहरी प्रणाली कर रहा था, दोहरी शासन प्रणाली यहाँ से चल रहा था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से द्वैत शासन प्रणाली के यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है।
और यहाँ से एक नया पद बनाया गया, उसको बोलते हैं भारत सचिव। क्या बोलते हैं? भारत सचिव। और एक भारत परिषद। यह भारत सचिव जो था यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, या ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसका सदस्य था, और अपने कार्यों के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये भी क्वेश्चन स्टेट कमांड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था या नहीं। तो यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता था, और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है। और साथ ही भारत सचिव को सहायता करने के लिए एक भारत परिषद बनाया गया। ये सिर्फ क्या था? सलाह देता था। इसमें 15 सदस्य होते थे। भारत परिषद में कितना सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। ठीक है। अब और चीज़ समझना है। देखिए, भारत सचिव का जो पद यहाँ पर बनाया गया है, इसको 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस समय समाप्त किया जाता है। और यह जो भारत परिषद बनाया गया है इसको 1935 में समाप्त किया जाता है। इसको रिलेट करने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा फिर से। तो फिलहाल समझते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, गुड गवर्नेंस एक्ट बोला गया, कंपनी के शासन की समाप्ति हो गया, भारत का शासन ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश को महारानी को चला गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, और यहाँ पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया। उसके बाद फिर क्या देखें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर भारत सचिव और भारत परिषद नामक पद का गठन किया गया। तो भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाया गया जो कि 15 सदस्य इसमें होते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1858 के बाद फिर 3 साल के बाद एक और एक्ट आया, इसको बोलते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 बोलेंगे। तो इसमें देखिए क्या किया गया, ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत किया गया। ऑर्डिनेंस सिस्टम का मतलब होता है अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत हुआ। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, तो 1861 में हुआ था। देखिए, अध्यादेश प्रणाली क्या होता है? जो भारत का वायसराय होता है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। आज के डेट में आप देखते होंगे कि संसद का सन नहीं चल रहा होता, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल कहाँ अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करता है आपका राज्य में। मतलब क्या देखें कि आज की डेट में जो है केंद्र में अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल जारी करता है। तो उसी को यहाँ पर किया गया था कि अगर जो केंद्रीय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है या विशेष कोई ऐसा परिस्थिति आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो वायसराय है वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, यह सबसे पहले जो प्रयास किया गया था 1859 में ही किया गया था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। इसको बाद में कानूनी रूप से मान्यता मिल गया 1861 के एक्ट के तहत। चलिए, एक और चीज़ का यहाँ पर शुरुआत किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किया गया। इसी को बोलते हैं विभागीय प्रणाली की शुरुआत। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली क्या होता है? तो देखिए, आज के डेट में आप क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि केंद्र में अभी मोदी जी का मंत्रिमंडल है, तो इसमें कई सारे सदस्य होते हैं। तो उसमें से जो सदस्य होते हैं उसको अलग अलग विभाग दे दिया था। एक को रेल मंत्री बना दिया गया एक सदस्य को, एक को बना दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया गया, एक को स्वास्थ्य मिनिस्ट्री दे दिया गया। तो यहाँ पर यही किया गया कि गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था, गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए, वायसराय को सहायता करने के लिए एक परिषद होता था, उसमें कई सारा सदस्य होता था। तो एक एक सदस्य को एक विभाग का क्या बना दिया गया? हेड बना दिया गया। तो इसी को बोलते हैं विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम। साथ ही एक और चीज़ किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया। हम देख चुके हैं कि 1773 में क्या हुआ था कि अगर ये इंडिया का मोटा मोटी मैप ड्रा करते हैं तो यह जो मुंबई है और मद्रास है, ये दोनों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया था? बंगाल को दे दिया गया था। फिर 1833 में हम लोग क्या देखें कि इसको और मजबूत कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर प्रावधान यह किया गया कि इसको यहाँ पर क्या है आपका मद्रास है, यहाँ पर क्या है? मुंबई है। तो मद्रास और बम्बई को फिर से क्या किया गया कि आप विधि अपने लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं? विकेंद्रीकरण मतलब कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस कर दिया गया। मतलब फिर से आप अपने लिए क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। साथ ही क्या किया गया कि वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति किया गया। और एक और चीज़ किया गया, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया।
साथ ही जो आपको याद रखना है कि विधान परिषद की यहाँ पर शुरुआत हुआ 1853 में। हम लोग क्या देखे हैं कि 1853 में केंद्र में क्या हुआ है, विधानसभा का शुरुआत हुआ था, और 1861 के तहत क्या हुआ है, विधान परिषद की शुरुआत हुआ है। इसमें वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या देखें, 1861 में ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुआ, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ और विधान परिषद की शुरुआत हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद आता है 1892 में भारत शासन अधिनियम। कब आता है, 1892 में भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर किया जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस शासन अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। अब इसको समझने के लिए और जान लीजिए कि देखिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था। देखिए यहाँ पर प्रत्याशी मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा। तो अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, 1892 में। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। फिर क्या किया जाता है कि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य को जो बजट बनता था उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार दे दिया गया कि आप विचार विमर्श कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हैं, परिषद के जो सदस्य हैं, वो बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। ना तो वोट कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई सुधार ला सकते हैं। यहाँ पर ये प्रावधान किया गया। समझ में आ रहा है। अब आगे के जो एक्ट आएगा उसमें वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ तक समझ लिया। इसको एक बार समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले समझ लेते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट देखें। फिर क्या देखें, 1781 में देखें एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर क्या देखें, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट देखें। फिर 1793 का एक्ट देखें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें, 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। फिर क्या देखें, 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद फिर हम क्या देखें, तो भारत शासन अधिनियम 1858 देखें। और उसके बाद फिर क्या देखें, 1861 में भारत शासन अधिनियम। और उसके बाद फिर 1861 के बाद क्या आया, तो 1892 में आया है। ठीक है, अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1919, उसके बाद 1909, उसके बाद 1919 और उसके बाद 1935, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और अब जो है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 1909 के भारत शासन अधिनियम को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, क्योंकि असिस्टेंट कमांडिंग एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मार्ले उस समय भारत का वायसराय था या भारत का वायसराय था या भारत का सचिव था। तो दोनों आपको कंफर्म होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो नाम रहेगा वो क्या है, भारत सचिव रहेगा, और जो बाद वाला नाम है वो क्या रहेगा, यहाँ का वायसराय रहेगा। वायसराय या गवर्नर जनरल दोनों सेम ही बात होगा। वायसराय या गवर्नर जनरल अगर भी दे दे तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो मार्ले कौन होगा, तो मार्ले हो जाएगा भारत का सचिव। उस तरह से 1919 में भी देखेंगे तो सेम चीज़ देखेंगे। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू कौन रहेगा, तो मॉन्टेग्यू रहेगा भारत का सचिव रहेगा, भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन रहेगा, तो चेम्सफोर्ड रहेगा भारत का वायसराय रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखो 1909 को भारत शासन अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था, भारत का सचिव था, मतलब भारत सचिव था। और मिंटो कौन था, तो भारत का वायसराय या भारत का गवर्नर जनरल, जो आप बोलिए सेम ही चीज़ है। चलिए तो यहाँ पर पहली बार क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के या वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद था, देखिए कहीं कहीं बुक में गवर्नर जनरल भी देता है, वायसराय भी देता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि 1858 में क्या बोला गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बोल दिया गया, लेकिन कई जगह पर गवर्नर जनरल ही देता है, तो सेम चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार किसी भारतीय को नियुक्ति किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनको विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल के या वायसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन सा सदस्य बने थे, विधि सदस्य बने थे।
साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आज की डेट में देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में चुनाव होता है, तो मान लेते हैं यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है, तो पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस क्षेत्र में बहुत सारे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई अगर मुस्लिम खड़ा होता है तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा, वहाँ पर हिंदू सिख ईसाई वगैरह कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा, मुस्लिम ही वोट देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की स्थापना किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, चूँकि यह सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने की यहाँ से शुरुआत कर दिया गया, और यह किसके समय में हुआ, लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। लॉर्ड मिंटो यहाँ का वायसराय था, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, तो लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि यहीं से क्या होता है, अलग तरह के राजनीति शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग यहीं से अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है और वहीं से अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, पाकिस्तान यहाँ से बढ़ जाता है। लेकिन उसका बीज कहाँ बुनाया था, तो बीज यहीं पर बोया गया था। इसीलिए बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, और क्या बोला जाता है, तो पाकिस्तान का जन्मदाता बोला जाता है। साथ ही एक और चीज़ किया गया कि व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को सार्वजनिक विषय पर प्रस्ताव पेश कर सकता था, पूरक प्रश्न पूछ सकता था और मत दे सकता था। हम लोग पीछे के स्लाइड में यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर 1892 में कि यहाँ पर क्या था, विचार विमर्श कर सकता था, प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन वोट नहीं कर सकता था, नहीं कोई सुधार कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या कर सकता है, कोई प्रस्ताव भी पेश कर सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है और मत भी दे सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू समय कौन था, तो भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था, तो यहाँ का वायसराय था, भारत का वायसराय था। चलिए, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होता है। प्रांत में क्या होता है, देखिए केंद्र कहने का मतलब यह है कि अगर ये क्या है, इस तरह से भारत है, तो केंद्र यहाँ पर मान लेते कि यहाँ दिल्ली में मुख्य रूप से केंद्र होता था, और उसके बाद क्या होता था, अलग अलग बहुत सारा प्रांत था, अलग अलग क्या था, प्रांत था। तो यहाँ पर यह किया गया कि प्रांतों में क्या किया गया, द्वैत शासन की शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासक के जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कार्टिस को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कार्टिस को कहते हैं। अब यह द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रांत में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको दो भाग में बांटा गया। एक भाग को बोला गया आरक्षित सब्जेक्ट, क्या बोला गया, आरक्षित सब्जेक्ट। एक भाग को बोला गया हस्तांतरित सब्जेक्ट। तो देखिए जो भी मेन सब्जेक्ट होता था, जैसे पैसा से मामले, रक्षा से मामले, है ना, वो सब महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को रखा गया आरक्षित कोटि में रखा गया। और जो कम इंपॉर्टेंट था, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, उसको हस्तांतरित सब्जेक्ट में रख दिया गया, हस्तांतरित सब्जेक्ट में रख दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो आरक्षित विषय का जो शासन करता था, वह गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषद के सहयोग से उसका शासन करता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय था उसका भी गवर्नर जनरल या वायसराय ही करेगा, लेकिन मंत्री परिषद के सहयोग से। इसको फिर से समझते हैं, समझना जरूरी है। देखिए क्या बोले, एक क्या बोले ऐसे है, इसको बोले आरक्षित विषय, इसको बोले हस्तांतरित विषय। तो देखिए दोनों का गवर्नर जनरल ही शासन करेगा, जो वायसराय रहेगा वही शासन करेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या रहेगा कि जो मेन चीज रहेगा, आरक्षित विषय रहेगा, उसका शासन कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल करेगा अपने कार्यकारिणी परिषद के सहयोग से, और वो कोई उत्तरदायी शासन वहाँ पर नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित सब्जेक्ट था उसका शासन गवर्नर जनरल या वायसराय कर रहा था, लेकिन किसके सहयोग से, तो जो मंत्री परिषद प्रांत में था उसके सहयोग से कर रहा था। बस इतना ही अंतर है। चलिए, अब क्या किया है, केंद्र में द्विसदनीय विधेयिका की शुरुआत हुआ। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है, आज की डेट में आप देखते हैं कि केंद्र में द्विसदन है, होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या गया, राज्य परिषद, मतलब समझिए कि उच्च सदन हो गया राज्य परिषद, और जो निम्न सदन कौन हो गया, केंद्रीय विधानसभा हो गया। तो केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनीय विधेयिका की शुरुआत हुआ। एक को बोले राज्य परिषद, एक को बोले केंद्रीय विधानसभा। ठीक है,
और केंद्र में कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, कोई भी जवाबदेही वाला गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार नहीं था। वहाँ पर केंद्र में शासन कौन कर रहा था? तो केंद्र में शासन किया जा रहा था गवर्नर जनरल या वायसराय, दोनों का मतलब एक ही होता है, गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा। किसके मदद से? तो कार्यकारिणी परिषद के सहयोग से। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। तो ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार दरोगा एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। साथ ही एक और चीज़ किया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया गया। हम लोग 1909 में देख चुके हैं, 1909 के भारत शासन अधिनियम देख चुके हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया और बढ़ाया गया, सिखों को भी दिया गया, आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया और ईसाई को भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया सांप्रदायिक आधार पर। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे ये कि किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया गया, तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। साथ ही क्या कि महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को इससे पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या गया, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी महिलाओं के लिए नहीं दिया गया, जो संपन्न महिला थे, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा था, उनको यह अधिकार दिया गया। साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। यह इसमें प्रावधान किया गया, लेकिन बहुत साल के बाद बनाया गया, 7 साल बाद 1926 में पहली लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और यह किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो वह था ली आयोग। क्या नाम था? ली आयोग के सिफारिश पर यह किया गया था। साथ ही क्या किया गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, और वैधानिक आयोग का काम यह करना था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है 10 साल बाद इसका समीक्षा करेगा। ठीक है, बाद में आप सुनते होंगे कि एक आया था साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो इसी को देखने आया था ना, तो इसीलिए पहले ही क्या कर दिया गया था, वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया था। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर किया गया कि पहली बार राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। मतलब जो केंद्र का बजट है उससे राज्य बजट को अलग कर दिया गया। मतलब राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया कि अपना बजट एक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। अब प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस स्कॉटिस को बोलते हैं। फिर क्या देखें, केंद्र में द्विसदनीय विधेयक की शुरुआत किया गया, भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया गया, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया, ली आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर क्या क्या हुआ, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, पहली बार राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, विधानसभा अपना बजट खुद बना सकता है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ किया गया? 1919 में किया गया, लेकिन 1935 को जो अधिनियम आएगा उसमें समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांतों में यहाँ पर क्या कर दिया गया, द्वैत शासन के समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर केंद्र में द्वैत शासन शुरुआत किया गया। क्या किया गया कि जो 1919 में प्रांत में द्वैत शासन शुरू हुआ था उसको 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया प्रांत में, उसके जगह पर केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, प्रांतों में द्वैत शासन की जो समाप्ति हुआ, उसके बाद क्या किया गया कि प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। मतलब प्रांत क्या कर सकते हैं, खुद से अपने अनुसार शासन प्रशासन देख सकते हैं, तो प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। साथ ही एक और प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि यह जो अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाता है, लेकिन प्रावधान किया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम में, क्या, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्या किया गया, बर्मा, जिसको आज के डेट में हम म्यांमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्मा या म्यांमार बोलते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया। देखिए, बर्मा को 1885 में भारत में मिला लिया जाता है, और यहाँ पर क्या किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा या म्यांमार को क्या किया जाता है, भारत से अलग कर दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और प्रावधान किया जाता है, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, इस तरह से जानते होंगे कि यहाँ पर बंगाल था, तो 1911 के 11 में क्या किया जाता है कि राजधानी दिल्ली लेके जाया जाता है बंगाल से, मतलब कलकत्ता से, और उसके बाद क्या किया जाता है, बिहार को अलग कर दिया जाता है, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है, और साथ में उड़ीसा भी रहता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया कि उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया बिहार से। समझ में आ रहा है? तो उड़ीसा को क्या किया गया, बिहार से यहाँ पर अलग कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, और यह दिल्ली में स्थापना किया गया।
तो याद कीजिए 1773 में मैंने बताया था आपको 1773 में कि फोर्ट विलियम, जिसको बोलते हैं कलकत्ता या कोलकाता, वहाँ पर एक क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। लेकिन यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना किया, वो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। लेकिन यह सुनवाई का अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय कहाँ था? प्रिवी काउंसिल, जो कि इंग्लैंड में था। आज के डेट में क्या होता है कि सुनवाई का अंतिम न्यायालय कौन होता है? दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली का कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मान लेते हैं कि आप कहीं पर मतलब हाई कोर्ट में अगर कोई सुनवाई होता है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अंतिम बार अपील कहाँ दायर कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर क्या प्रावधान था कि संघीय न्यायालय तो दिल्ली में है, लेकिन अगर उससे संतुष्ट नहीं है, अगर और आगे आप जाना चाहते हैं, तो अंतिम न्यायालय कौन होगा? इंग्लैंड में होगा, प्रिवी काउंसिल होगा। साथ ही एक और प्रावधान किया गया, केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यही 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 के तहत राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। फिलहाल और समझना आपको है केंद्रीय बैंक की स्थापना किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यह RBI एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना किया जाता है। साथ ही एक और प्रावधान किया जाता है, भारत परिषद की समाप्ति कर दिया जाता है। तो याद कीजिए 1858 में मैंने बताया था कि 2 पद बनाया गया था। एक को भारत सचिव बोले थे, क्या बोले थे? भारत सचिव। और एक क्या? भारत परिषद। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि भारत परिषद पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो 1947 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें भारत सचिव पद को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया, और संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में किया गया। लेकिन सुनवाई का अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड था। केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया, इसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत परिषद की यहाँ पर समाप्ति कर दिया गया, जो कि बनाया गया था 1858 में। अब फाइनली आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या था? स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तब यहाँ पर क्या किया जाता है? इसी को बोलते हैं माउंट बेटन प्लान, क्योंकि उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। तो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसको बोलते हैं माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना भी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद की जो प्रभुसत्ता भारत पर था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो है ब्रिटिश संसद जो है भारत का असली मालिक नहीं है। अब क्या किया गया? एक और चीज़ कि जो ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राट बोला जाता था, वो भी समाप्त कर दिया गया। मतलब भारत का ब्रिटिश सम्राट जो है भारत का सम्राट नहीं रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ क्या किया गया? भारत सचिव पद की समाप्ति किया गया, जो कि 1858 में शुरुआत हुआ था। उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया? भारत सचिव को समाप्त कर दिया गया। और भारत को यहाँ पर क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। 2 स्वतंत्र राष्ट्र का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और देसी रियासत का मतलब ये होता है कि ये भारत है, तो यहाँ पर छोटा छोटा मोटा बहुत सारा राजा महाराजा था, उसको देसी रियासत बोलते थे। ये इंग्लैंड जो मतलब ब्रिटेन था, उसके नियंत्रण में ही था, लेकिन ये पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में नहीं था। या आप बोल सकते हैं कि अंदर का प्रशासन ये खुद संभालता था, बदले में अंग्रेज को टैक्स देता था। तो इनको यह अधिकार दिया गया कि आपको अगर मन है भारत में शामिल होने का तो भारत में शामिल हो जाइए, अगर पाकिस्तान में शामिल होने का मन है तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या आप खुद अलग भी रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? आप खुद अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया। धीरे धीरे क्या होता है कि भारत में लगभग सब ब्रिटिश देसी रियासत शामिल हो जाता है। लेकिन 3 जो देसी रियासत रहता है, एक जम्मू कश्मीर JNK, और एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, एक हैदराबाद हो गया, और एक आपका हो गया, और एक जूनागढ़ हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके मिला लिया जाता है, और उसको अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो कि हाल फिलहाल में इसको समाप्त किया गया है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत मिला लिया जाता है, और जूनागढ़ में क्या होता है, वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है, और भारत में मिलने के लिए उसमें मतदान लोग करते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो इसमें इतना सारा आपको प्रावधान था, और इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन को
पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हमने प्रयास किया है कि शामिल हो। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ में समझने में प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत रहता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।